अकॉर्डिंग, जो कह रहा है कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आप जरा ध्यान दें, एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन के जस्ट बगल में कार्बोनिल होता है और कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। जहां पर भी H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, वहां पर वो H एसिडिक नेचर का होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, दैट्स वाई इसका अल्फा H एसिडिक नेचर का होता है। सेकेंड वाले की तरफ बढ़े। यहाँ पर आपकी कैनोजारो रिएक्शन हो रही है, 2 बेंजल्डिहाइड ले लिया है और कंसंट्रेशन NaOH के प्रेजेंस में ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा। इट मीन्स कि एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा। आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी। आपको जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, जिसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। ये आपको बेंजिल अल्कोहल रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों कैसे बने हैं? आपने बेंजल्डिहाइड को 2 मोल में ले रखा है, इसलिए आपका ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है, जिसका नाम क्या है? कैनिजारो। ये आपकी रिएक्शन है। ये दूसरा वाला रिएक्शन क्या है? बेसिकली ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है KOH। ये अल्कलाइन मीडियम है। KMnO4 का अल्कलाइन मीडियम में इस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन कराना यही काम रहेगा बस। तो हम बेसिकली कराते हैं इसे। इसका नाम है इथाइल बेंजोएट। ये है मेरा इथाइल बेंजोएट, सॉरी इथाइल बेंजीन। यहाँ से बेंजोएट मुझे याद आ रहा था, इसका नाम इथाइल बेंजीन है। अल्कलाइन मीडियम में हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, ये बस चेंज होने वाला है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप ध्यान दें, इसके आगे एक H+ भी है। वो H+ इसलिए है कि ऑक्सीजन के बगल में जो K है वो रिप्लेस हो जाए H से। तो आपको ये बेंजोइक एसिड लास्ट में मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड क्या है? इथाइल बेंजीन का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ये KMnO4 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पे H2 है, पैलेडियम के प्रेजेंस में है, ये रिडक्शन का काम करेगा। इस वाले Cl को बस आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है। बहुत इजी सी रिएक्शन है ये। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। इसका आप ध्यान रखेंगे नाम, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। और आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। स्क्रीन पे लिखे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्टिविटी आपको बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स में। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है और उसे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना होता है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे आके अटैक करेगा। अच्छा, आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि सारे में कार्बोनिल है, और कार्बोनिल कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो मेनली ये न्यूक्लियोफाइल मेरे कार्बोनिल के कार्बन पे ही अटैक करने वाला है। तो मैं एक चीज समझ जाऊं कि इन चारों में से जिसके भी पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा और उस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउड कम होगा, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं हम। पहले वाले कंपाउंड की बात करूं, जिसका नाम है प्रोपानोन। इसका नाम है प्रोपानोन। प्रोपानोन में क्या है? कार्बोनिल के दोनों साइड छोटे छोटे कंपाउंड लगे हुए हैं। दूसरे वाले कंपाउंड में क्या हाल है कि एक ही साइड CH3 लगा हुआ है। इसका नाम है इथानोन। आप ध्यान दें, यहाँ पे दोनों ही साइड +I ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे केवल एक ही साइड CH3 है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ पे कम हुआ, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी फार बेटर देन प्रोपानोन। तीसरा वाला कंपाउंड ले, उसमें क्या है? इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम है। इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही साइड कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, दोनों ही साइड H लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से क्या इस पे सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यानी इस कार्बन की रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी। पर देख ले, अभी भी एक कंपाउंड मेरा बचा हुआ है। आप ध्यान दें, इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही साइड बल्कि ग्रुप है। तो इसका कंपैरिजन अगर आप फर्स्ट वाले से करें
तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो दोनों में ही कॉमन है। यहाँ पर एक CH3 है जो स्मॉल ग्रुप है, पर यहाँ पे आपका बेंजीन लगा रखा है और बेंजीन इसके कंपैरिजन में लार्जर है। तो इस हिसाब से मेरी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं इसे मार्क करूँ इसे 1 2 3 4, तो मेरे रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे कम रिएक्टिविटी मेरे 4 वाले की होगी, फिर उससे ज्यादा पहले वाले की होगी, फिर उससे ज्यादा दूसरे वाले की होगी, और सबसे हाईएस्ट तीसरे वाले की रिएक्टिविटी होगी। सेकंड वाला पोर्शन कह रहा है कि आपको कोई एक सिंपल केमिकल टेस्ट बताना है जो डिस्टिंग्विश कर पाए इथेनॉल और प्रोपेनॉन के बीच में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना ले। इथेनॉल आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, एल्डिहाइड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, और प्रोपेनॉन आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कीटोन है और इसमें एल्डिहाइड है। तो मेरा टॉलेंस रिएजेंट है जो इन दोनों के डिस्टिंग्विशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्टकट है, ALT। AL से होता है मेरा एल्डिहाइड और T से होता है टॉलेंस। इसका ये मतलब है कि मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही केवल टॉलेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, अपना कीटोन टॉलेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। और इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कीटोन को शॉर्टकट में लिखूं तो KN, टॉलेंस का T। KNT कोई वर्ड नहीं है बल्कि अल्ट आपको कंप्यूटर में दिखाई देता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अल्ट एक वर्ड है और टॉलेंस एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। KNT कोई वर्ड नहीं है और टॉलेंस कीटोन के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है, या कह लो टेस्ट निगेटिव आता है टॉलेंस के साथ। तो इथेनॉल जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, प्रोपेनॉन जिसमें कीटोन ग्रुप है, इन दोनों के डिस्टिंग्विश के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका भी रीजन है, इन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों में ही कार्बोनिल है। ये लास्ट वाला आपका कीटोन है, सेकंड वाला आपका एल्डिहाइड है, और फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट कार्बन को दे रहा है, और कार्बन की डेफिशिएंसी इसके लोन पेयर से कंप्लीट हो जा रही है। अब इसके दोनों ही तरफ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो और इस कार्बन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो। यहाँ पर डेफिशिएंसी ही नहीं है कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कोई चांस ही नहीं है। दैट्स वाई मेरा पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। एक और चीज आप बोल सकते हैं कि यहाँ का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, या फिर यूं कह ले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छी नहीं होती या बहुत कम होती है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन -300 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट करना है आपको ई नॉट सेल। अपना जो फॉर्मूला है इसका सुपर डुपर इजी फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द छोटा फॉर्मूला है ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, NF ई नॉट सेल। अब आपको क्या गिवन है, ऑलरेडी आपको N पता है, F की वैल्यू फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू यहाँ दे रखी है, डेल्टा G नॉट की भी वैल्यू दे रखी है, आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। डेल्टा G नॉट मेरा है -300 किलोजूल, मैं यहाँ पुट कर दूँ। देखो यूनिट पे हमें खास ध्यान रखना है, N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और Ag+ सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए यहाँ पे Ag के 2 एटम इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिलहाल अपनी N की वैल्यू 2 ही रहेगी। F की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 96500, और ये नॉट सेल आपको पता करना है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के इसके डिवीजन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -300 किलोजूल पर मोल अपॉन -2, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 96500 इसकी यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है और इसकी यूनिट है, क्या होगा, पर मोल कैंसिल हो जाएगा, किलो जूल बचा है। आप इतनी चीज सॉल्व कर लेंगे वो आपके ई नॉट सेल के इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा यानी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ से मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है 0.0015 किलो जूल, ये आपके ई नॉट सेल की वैल्यू है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ध्यान दें, इसमें लैम्डा नॉट आपको कैलकुलेट करना है MgCl2 के लिए। तो सिंपल सा ट्रिक है इसमें, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे भी देखने में आ रहा होगा। MgCl2 बन कैसे रहा होगा, जाहिर सी बात है इसमें एक Mg यूज हो रहा है और 2 Cl यूज हो रहे हैं, Mg 2+ में होगा और Cl सिंगल माइनस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको Mg 2+ आयन का लैम्डा वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर एक एटम इसका यूज हुआ है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल। यहाँ पे Cl के 2 एटम्स यूज हुए हैं, तो हमें Cl की वैल्यू को 2 से, Cl की लैम्डा वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिट सेम है इसलिए इसमें एडिशन पॉसिबल है। ध्यान देना, अगर यूनिट डिफरेंट होती तो आपको इसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। अब चूंकि ये सुपर डुपर इजी हो चुका है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।